इतिहास को कालखंडों में बांट करके हम उसका अध्ययन कैसे करते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि इतिहास काल का जो टाइम है वो उसी टाइम में हुआ होगा, ये नहीं। वो परिवर्तन को समझने के लिए इस कालक्रम को हम पढ़ते हैं और उसी कालक्रम के अनुसार हम इसको एक कालखंड में बांटते हैं। तो इतिहास के अध्ययन के लिए हम इतिहास को बहुत सारे कालखंडों में बांटते हैं। तो उसके बहुत सारे जो थ्योरी हैं उसको हम आज देख लेते हैं क्या क्या है। आसानी से लगभग 5 मिनट में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे सारी चीजें। सबसे पहला है द्विखंडीय विभाजन, यानी पूरे इतिहास को, भारतीय इतिहास को 2 खंडों में बांट देना। पहला खंड वो होता है पूर्व ऐतिहासिक काल और दूसरा ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, यानी कि ये पूर्व ऐतिहासिक काल हम किसे कहेंगे, जहां पे कोई भी लिखित साक्ष्य हमें न प्राप्त हुआ। आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य हमें प्राप्त है, यानी कि हमें पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त है, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो और इसका टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा है 30 लाख बीसी से 600 बीसी, यानी इस टाइम पीरियड में हमें आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य मिले हैं, लेकिन क्या नहीं मिला है, हमें कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है। इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि ये पूर्व ऐतिहासिक काल। दूसरे कालखंड को देखते हैं, दूसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी जा सका है। इसमें भी आप जब ये सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड इसके बीच में भी आता है, वैदिक काल भी इसके बीच में आता है ना। लेकिन वैदिक काल में क्या है, वैदिक काल में जब आप देखोगे तो लिखित साक्ष्य तो बहुत हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य नहीं है, यानी कि उसको प्रूफ करने के लिए जो वस्तु चाहिए वो वस्तु नहीं मिल पाया है हमें। रथ के बारे में चर्चा है लेकिन रथ नहीं मिला है ना। युद्ध के बारे में चर्चा है लेकिन युद्ध का वो साक्ष्य नहीं मिला है हमें, तो इसीलिए हम उसको इसमें रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ हम इसलिए रखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में तो आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य मिले हैं हमें, लेकिन उसके जो साहित्यिक साक्ष्य है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये इसका मेन रीजन है कि इसको हम इसमें रखते हैं। तो ये पूर्व ऐतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य ना हो, टाइम पीरियड आपको पता हो गया, ये पता हो, और ऐतिहासिक काल कि इसमें लिखित साक्ष्य हो और वो पढ़ा भी जा सका हो। इसका टाइम पीरियड क्या है, 600 बीसी से आज तक, टिल डेट, यानी 600 बीसी से लेकर के अभी तक का जो हमें साक्ष्य मिला है उसमें दोनों हैं, साहित्यिक भी हैं और आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य भी हैं। इसीलिए इसको ऐतिहासिक काल हम कहते हैं, यानी इतिहास यहाँ पे हम इसका ठोस सबूत है हमारे पास कि हाँ ये चीज हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम एक और खंड पढ़ेंगे। ये द्विखंडीय है ना, अब हम त्रिखंडीय पढ़ेंगे। त्रिखंडीय विभाजन। त्रिखंडीय विभाजन में इन दोनों के साथ एक बस और इसमें है जिसको बीच में हमने रखा है, वो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसको हिंदी में कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब इस कालखंड में क्या होता है आप समझ लीजिए। इस कालखंड में इसका टाइम पीरियड जो है, जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, है ना। 2500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। इसमें आपको पता है ना 2500 के बीच में क्या क्या है इसमें, तो आप अगर याद रखिएगा तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता है। क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन,
यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। और इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और इसके बीच में और क्या है, ये 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक को हम वैदिक काल कहते हैं, यानी कि वैदिक पीरियड कहते हैं, है ना, वैदिक काल कहते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, इसको आद्य ऐतिहासिक हम इसलिए कहते हैं कि इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन जो इसका और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं। तो इसमें आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए आर्कियोलॉजिकल से उसका कोई फायदा नहीं है फिर हमें। क्योंकि लिखित जब मिलता है ना, तब हमें लगता है कि हाँ ये ऐतिहासिक चीजें हो सकती हैं, ये है। तो अभी हम इसके बारे में कंफर्म नहीं है। दूसरा, ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल में क्या है, आर्कियोलॉजिकल तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य है। तो जब तक आर्कियोलॉजिकल ना हो और साहित्यिक हो, तो फिर वो भी मिसमैच हो जाता है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए तो दोनों चाहिए ना। हम ऐतिहासिक काल उसे ही कहेंगे जहां पे आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य भी मिला है और साहित्यिक साक्ष्य दोनों मिला हो, तो उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये त्रिखंडीय में जब हम आएंगे, त्रिखंडीय विभाजन में, तो इसमें एक बीच में तीसरा आता है। पहला प्री हिस्टोरिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक, और तीसरा हिस्टोरिक। ठीक है, टाइम पीरियड मैंने बता दिया 2500 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, तो ये आप जो कालखंड है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, एक बार एक एक करके हम उठाते हैं और एक बार डिटेल में हम लिख लेते हैं इसका टाइम पीरियड। सबसे पहले हम टाइम पीरियड लिख लेते हैं, उसके बाद टाइम पीरियड के बाद एक एक टॉपिक को हम फिर ध्यान से उसमें क्या, देखिए मैंने आपको अपने पिछले क्लास में क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि इतिहास को पढ़ने के चार जो मेजर चीज पे ध्यान देना चाहिए जब भी आप कोई भी कालखंड पढ़ो, है ना, चाहे आप आद्य ऐतिहासिक पढ़ो या फिर आप प्री हिस्टोरिक पढ़ो या फिर ऐतिहासिक पढ़ो, है ना। तो इसमें चार क्या क्या है, पहला भौगोलिक विस्तार, ये कहां कहां पे है, कौन कौन से जगहों पे है ये। दूसरा क्या है, उसका आर्थिक विस्तार, ये यानी ये लोग काम क्या करते हैं, खाते क्या है, रहते कैसे हैं, आर्थिक विस्तार। तीसरा राजनैतिक, इनका कोई मतलब रूल रेगुलेशन है रहने का, वो रहते हैं तो कैसे रहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में राजतंत्र है या नहीं है, इसके बारे में, उसका विस्तार कहाँ कहाँ है, अर्थव्यवस्था कैसे उसकी काम कर रही है। और लास्ट क्या है, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था कैसी है वहां की। तो हमें तो यहाँ पे अगला हम कालखंड देखते हैं। देखिए राइटिंग थोड़ी मेरी अजीब है क्योंकि मुझे बोर्ड पे लिखने की हैबिट है नहीं, ठीक है, तो आप वो कॉम्प्रोमाइज आप देख लीजिएगा अपना, ठीक है। जो वर्ड समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको बोला है कि आपका लगभग 3-4 अगस्त से आपको नोट्स डेली अपने टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, उसी पे आपको डेली वहाँ मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगला कालक्रम के हिसाब से। अब ये कालखंड एक जर्मन का इतिहासकार था, जर्मन इतिहासकार, इसका नाम था क्रिस्टोफ सेलेरियस। ये इसने क्या किया, इसने भारत को 3 कालखंडों में बांटा। कौन कौन से कालखंड, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और इसने कुछ बातें बताई, है ना, जो अपने मतलब प्रूफ में इसने कुछ बातें रखी। जैसे उसने बोला कि प्राचीन काल का जो समय होगा वो कब से कब तक, तो इसने बोला पाषाण काल, यानी मानव के उद्भव या पाषाण काल से हर्षवर्धन की मृत्यु तक, है ना। जब हम पढ़ेंगे ना गुप्त पीरियड, जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो गुप्त काल में, उत्तर गुप्त काल में ये सब चीज हम पढ़ेंगे। उत्तर गुप्त काल में मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं अभी कि कब से कब होगा। तो यहाँ पे मानव उद्भव से हर्षवर्धन की मृत्यु यानी कि 30 लाख बीसी से लेकर के 647 एडी तक इसने बोला कि भारत का प्राचीन इतिहास ये होगा। मध्यकालीन के बारे में इसने क्या बोला,
मध्यकालीन के बारे में बोला कि हर्षवर्धन की मृत्यु से प्लासी के युद्ध तक, आपको पता है ना कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 23 जून 1757 को कहाँ हुआ था? इंडिया में प्लासी की लड़ाई हुई थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स है ना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है। तो वो हम डिटेल में मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। यहाँ आप समझ लीजिए तो इसका जो टाइम पीरियड है क्या बताया इसने कि 647 AD से 1757, और ये जो इसका टाइम पीरियड है ना वो आज भी मान्य है। इसके पहले वाला जो हमने कालखंड पढ़ा था ना, द्विखंडीय विभाजन, त्रिखंडीय विभाजन, है ना, उसी के हिसाब से, लेकिन जो सबसे पर्टिकुलर जो माना जाता है आज भी कि भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में आप बांट दीजिए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। उसने प्राचीन को क्या बताया था? प्राचीन को उसने बोला था कि मानव के उद्भव या पाषाण काल से लेकर के हर्षवर्धन की मृत्यु तक, यानी कि 30 लाख BC से लेकर के 647 AD तक उसने ये बोला। फिर उसने मध्यकालीन इतिहास को क्या बताया? उसने बोला कि मध्यकालीन इतिहास को, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर के प्लासी के युद्ध तक को रखेंगे, यानी कि कब से? 647 AD से लेकर के 1757 AD, 647 AD से लेकर के 1757 AD तक, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर उसने आधुनिक बताया कि 1757 यानी प्लासी की लड़ाई से लेकर के वर्तमान तक के जो भी हम समय काल है उसको हम आधुनिक भारत का इतिहास कहेंगे। तो अब हम एक एक जो इतिहास का कालखंड है उसको देखते हैं डिटेल में, अपने हिसाब से हम देखेंगे कि उसका क्या क्या टाइम पीरियड। पहले मैं आपको टाइम पीरियड बता दे रहा हूँ ताकि देखिए जब आप समय काल वो दिमाग में रख लेंगे ना, उसके बाद फिर आपका वही 4 चीज मैंने बताया था ना, भौगोलिक विस्तार, आर्थिक विस्तार, राजनीतिक विस्तार और आपका सामाजिक धार्मिक विस्तार, ठीक है, उस पे हमारा मेन फोकस चला जाएगा, ठीक है। तो अब कालखंडों पे आप आते हैं, हम आते हैं सबसे पहला पूर्व ऐतिहासिक काल। ये कब से कब तक? तो 30 लाख, मैंने बताया था 30 लाख BC से लेकर के 2500 BC। ये 2500 BC इसलिए क्योंकि ये पूर्व ऐतिहासिक में आएगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कब से? तो ये 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक। देखिए इसमें बहुत सारे इतिहासकार इसको आपका 2500 BC से लेकर के 1900 BC तक भी मानते हैं, लेकिन हमें इतना ही ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर वैदिक संस्कृति कब से कब तक रही, यानी वैदिक काल, वैदिक संस्कृति कालखंड कब से कब तक रहा? तो ये हमारा रहा 1500 BC से लेकर के 600 BC तक। और मैंने बताया था ना, इसे ही हमने कौन सा कालखंड बताया था उसमें? आद्य ऐतिहासिक। और जब भी आद्य ऐतिहासिक की बात हो तो आप समझ लीजिएगा, आद्य ऐतिहासिक का मतलब मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे लिखित साक्ष्य हो लेकिन पढ़ा ना जा सका हो, ठीक है, अलग अलग है। देखिए सिंधु घाटी में क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। और ये वैदिक संस्कृति में आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य नहीं है लेकिन साहित्यिक साक्ष्य है, तो उससे मिसमैच होता है वो चीज जो मैंने बताया था ना कि साहित्यिक और आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य दोनों हमें चाहिए, है ना, दोनों रहेगा तभी इतिहास एक पर्टिकुलर रूप से लिखा जा सकता है, उसके साक्ष्य हमें चाहिए। अब इसके बाद जनपद, है ना, जैसे जैसे समय बदला तो जनपद आएगा, फिर जनपद में हम बौद्ध भी पढ़ेंगे, जैन भी पढ़ेंगे। तो इनका हम बेसिकली जो टाइम पीरियड है वो 600 BC से लेकर के, इसी में लोहे का खोज से हम बता देंगे आपको कि लोहे की खोज से क्या क्या इफेक्ट पड़ा,
अगर मैं अभी बताऊं तो फिर भटक जाएंगे आप। लोहे की खोज से देखिए, जैसे जैसे लोहे की खोज हुई, मैंने बताया ना, जंगल साफ हुए, जंगल साफ होंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, उससे सरप्लस यानी कि अधिशेष, जरूरत से ज्यादा, यानी जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा हमारे पास अन्न होगा, तो हम व्यापार में लगाएंगे। जब व्यापार में लगाएंगे तो बहुत सारे लोग खाली बैठे होंगे, जो अब जैसे जरूरत से ज्यादा होगा तो बहुत सारे लोग अब एग्रीकल्चर से हट करके कुछ और काम करेंगे, तो शिल्प उद्योग और भी उद्योग, बहुत सारे उद्योग बढ़ेंगे, उससे व्यापार बढ़ेगा, फिर व्यापार से टैक्स मिलेगा, टैक्स से क्या होगा, राजाओं को ज्यादा उससे टैक्स मिलेगा, उससे वो और बढ़ते 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 जो पहले जन होंगे वो फिर जाकर के जनपद में कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जनपद इसका 600 बीसी से लेकर के 322 बीसी, 322 में क्या हुआ, वहां से मौर्य काल स्टार्ट हो गया। तो मौर्य काल में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि अशोक के बारे में, अशोक से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारा फोकस वही रहेगा। बस ये आपको टाइम पीरियड देखिए आपके स्टडी टेबल के सामने होना चाहिए, बाकी तो कहानियां आपको याद हो जाएंगी। दिक्कत क्या होता है, आपको टाइम देखिए, टाइम पीरियड तभी याद हो जब बार बार उसको देखेंगे ना, तो टाइम पीरियड ऐसे ही याद हो गया, मुझे कैसे याद हो गया। तो आइए मौर्य काल कब से, 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक। 185 में क्या हुआ, 185 में इनका जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसको उसके ही सेनापति, उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, तो इन्होंने इनकी हत्या की, बृहद्रथ की, और शुंग वंश की स्थापना किया। अब इसके बाद के काल को ना उत्तर मौर्य काल कहते हैं हम। अब उत्तर मौर्य काल में हम बहुत देखेंगे, शुंग आए, सातवाहन के बारे में हम पढ़ेंगे, हुण के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर साथ में वहां पे कुषाण आए, ये बाहरी लोग थे, है ना, शक आए, कुषाण आए, यूनानी आए, यानी इंडो ग्रीक, हम उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। साथ में इसी टाइम में संगम पीरियड भी हुआ था, संगम काल, है ना। तो पहले ये देख लीजिए, 185 बीसी से लेकर के 319 एडी तक हम इसको उत्तर मौर्य काल कहते हैं। संगम काल के बारे में मैंने बताया ना, तो देखिए संगम काल जो है ये आपका 100 एडी से लेकर के 300 एडी तक माना जाता है, हाँ, कि संगम काल चला। संगम क्या है मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। साउथ के एक जगह में ये मीटिंग हुई थी, उससे क्या क्या निकला वो सब हम जानेंगे। तो ये उत्तर मौर्य काल, इसमें मैंने बताया ना, शुंग यही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग बनाया, फिर शुंग के बाद आया कर्ण, है ना, वो भारत में था। फिर बाहरी लोग भी आए, जैसे इंडो ग्रीक, शक आए, हुण आए, कुषाण आए, ये सारा चीज फिर संगम काल, ये डिटेल में हम उसमें पढ़ेंगे उत्तर मौर्य काल। तत्पश्चात हम गुप्त काल के बारे में, है ना, तो गुप्त काल का टाइम पीरियड कब से कब तक है, 319 एडी से लेकर के 550 एडी तक, है ना। इसमें भी हम विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, वही जो विक्रमादित्य हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब डिटेल में इसमें भी देखिए। लास्ट में आपको बता दो फिर समझाता हूँ, उत्तर गुप्त काल, ये सब आप लिख लीजिएगा, लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने जरूर रखिएगा। ये आपका 550 एडी से लेकर के 647 एडी, जिसको हर्षवर्धन, इसको उत्तर गुप्त या फिर वर्धन काल भी कहते हैं, है ना। तो देखिए ये हमारा प्राचीन इतिहास हुआ। अब इसको पढ़ना कैसे है, आपको टाइम पीरियड तो पता चल गया, अब इनमें क्या क्या जो विशेषताएं थी वो पढ़ लेंगे, साथ में इनके कौन कौन से जो मेन राजा थे उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे, और ज्यादा जो फोकस रहेगा हमारा कहाँ रहेगा, भौगोलिक विस्तार, इनका कहाँ से कहाँ तक विस्तार था, है ना। साथ में भौगोलिक के बाद मैंने बताया आर्थिक विस्तार, अर्थव्यवस्था कैसे चल रही थी, है
है ना। उसके बाद राजनैतिक और प्रशासनिक विस्तार एक साथ पढ़ लेंगे, फिर धार्मिक और सामाजिक विस्तार एक साथ। यही आपका जो मेन है ना वो है। तो और उसी से आपके प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप फोकस रखिएगा। ये एक एक उठाएंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें तो हम पाषाण काल है तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपके जो स्थान है ना वो महत्वपूर्ण है। वो आपके पीटी में भी पूछते हैं और मेंस में भी, है ना। स्थान के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। आप देखिए एग्जाम कोई भी हो, चाहे आप कोई भी पीसीएस का कर रहे हैं एग्जाम, उसमें ये सब चीज आता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका भी हम वही चीज आपको मैंने बताया ना। मेन मटेरियल क्या है हमारा, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार। उसके बाद मैंने क्या बताया था, भौगोलिक के बाद आर्थिक विस्तार, आर्थिक विस्तार, राजनैतिक और प्लस प्रशासनिक विस्तार, प्रशासनिक, और लास्ट सामाजिक और धार्मिक। तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा, ठीक है। ये इसका जो ग्रेवी है इसी पे सारा चीज हमें लेकर के चलना है। तो ये टाइम पीरियड आप लिख लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा। ये अभी क्या है, हम अभी आपको बेसिक बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक एक ऐसे लेंगे कि पूर्व ऐतिहासिक काल, और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक क्लास इसका होगा।